जून 2008। मैंने आंखें खोली तो एक कमरा था जहां स्टॉक मार्केट के चार्ट गिर रहे थे और सस्ती सिगरेट की बू आ रही थी। यह हाइचिंग सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर था, एक ऐसी जगह जिसे मैंने सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। हॉल के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन पर हरे रंग के नंबर लगातार गिर रहे थे। मेरे आसपास लोग टूट रहे थे। एक आदमी ने अपनी पानी की बोतल को इतना जोर से दबाया कि वह उसकी मुट्ठी में टूट गई। एक औरत अपने फोन पर रो रही थी, दूसरी तरफ किसी से मिन्नतें कर रही थी। हॉल के बीच में एक चमकीली फूलों वाली शर्ट पहने आदमी जमीन पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। यह चाइनीज स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश था। इंडेक्स 6000 पॉइंट से ऊपर था। अब वह एक चट्टान से नीचे गिर रहा था। हर डेस्क पर काम करने वाले लोग फोन उठा रहे थे और बुरी खबर दे रहे थे। उंगलियां कैलकुलेटर पर चल रही थी, नुकसान का हिसाब लगा रही थी। हर स्क्रीन पर वही लाल नंबर थे। परिवार की बचत उसी वक्त खत्म हो रही थी। मेरा नाम लिन फैन है। 5 मिनट पहले मैं 32 साल का था। मैं देश की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक में एआई आर्किटेक्ट के रूप में काम करता था। 2024 में मैं अपनी अगले जनरेशन के एआई मॉडल का कोर फिर से बना रहा था। 3 रातें बिना सोए एक खाली ऑफिस में स्क्रीन चमक रही थी। फिर मेरा दिल रुक गया और दुनिया काली हो गई। जब मैंने आंखें खोली, मैं यहाँ था, 16 साल पहले के समय में। एक ट्रेडिंग हॉल में खड़ा था जो पुरानी मशीन और टूटे हुए लोगों से भरा था। मैंने अपने हाथों को देखा, पतले, चिकने, जवान। मैं कांच के दरवाजों की तरफ गया और अपनी परछाई को देखा। 18 साल का। हाई स्कूल के बाद की गर्मियों का समय, एक चेहरा जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मैं वापस आ गया, मैंने धीरे से कहा, और इन शब्दों से मेरे होंठ कांप उठे। तभी मेरी उंगलियों को मेरी जेब में कुछ ठंडा और चिकना महसूस हुआ। ये नोकिया नहीं था, ये फ्लिप फोन भी नहीं था। ये 2024 का मेरा टेस्ट फोन था जिसे मैं हर जगह अपने साथ रखता था। स्क्रीन पूरी तरह से काली थी, लेकिन मेरे हाथ में उसका वजन असली था। इस फोन के अंदर मेरी जिंदगी भर की मेहनत थी, एक ऑफलाइन एआई जिसमें पूरा लोकल डेटाबेस था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पास्ट में वापस आ गया और फ्यूचर मेरे साथ आया। मैं एक मोटे कंक्रीट के खंभे के पीछे चला गया, कमरे में हर किसी की नजर से दूर। मेरा अंगूठा कांप रहा था जब मैंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन तुरंत चल पड़ी। बीच में एक नरम नीला गोला दिखा। कोई लोडिंग नहीं, कोई देरी नहीं। इंटरफेस बिल्कुल साफ था, सिर्फ स्क्रीन के बीच में एक चमकता हुआ आइकॉन था। मैंने अपनी सांस रोकी और उसे दबाया। सिस्टम चेक कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया। नेटवर्क नहीं था, लेकिन लोकल डेटाबेस पूरा था। सब कुछ अभी भी यहाँ था। 2024 का सारा डेटा इस एक डिवाइस में सेव था। स्टॉक के रिकॉर्ड, टेक्निकल फाइल, दुनिया की घटनाएं, 16 साल की जानकारी मेरे हाथों में थी। चार्ट और डेटा से स्क्रीन भर गई, जितना इस बिल्डिंग का कोई भी कंप्यूटर संभाल नहीं सकता था। एक ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टफोन अभी तक थे ही नहीं, ये फोन एक हथियार था। मैंने सर्च बार खोला और टाइप करना शुरू किया। जून 12, 2008। मैंने आज की तारीख डाली। सर्च बार में मेरी क्वेरी तैयार थी। एआई ने पलक झपकने से पहले जवाब दे दिया। एक पूरा स्टॉक चार्ट लोड हो गया। आज की हर प्राइस मूवमेंट पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। मार्केट आज क्रैश हो गया था। लगभग हर स्टॉक अपनी सबसे कम अलाउड प्राइस पर पहुंच गया था। लेकिन एक नाम अलग दिखा, हेहोंग होल्डिंग्स। आज 2:45 पर सब कुछ बदल जाएगा। एक लीक्ड बिजनेस डील बड़ा पैसा खींचेगी और स्टॉक सीधा ऊपर चला जाएगा, दिन के सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक। चार्ट में एक साफ सीधी लाइन दिखी, एक ही दोपहर में 20% का बदलाव। मैंने उन नंबरों को घूरा। ये असली था, ये आज हो रहा था। 20%। बिल्कुल यहीं, बिल्कुल अभी। और मैं अकेला जिंदा आदमी था जो ये जानता था। मेरे पास 40 मिनट थे। मेन बोर्ड पर घड़ी में 2:05 हो रहे थे। हाई होंग होल्डिंग्स बोर्ड पर वहीं था, 9.8% नीचे, बिल्कुल नीचे अटका हुआ। सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे हुए थे। इस हॉल में कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा, मेरे अलावा कोई नहीं। एक दिक्कत थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। एक सिकुड़ा हुआ 50 युआन का नोट और एक आईडी कार्ड। बस यही सब कुछ था जो मेरे पास था। अगर मैं उस 50 को डबल भी कर देता तो मेरे पास 100 होते। वह कुछ भी नहीं था। मुझे असली पैसा चाहिए था, किसी और का पैसा। मेरी आंखें हॉल में घूमने लगी और वह फूलों वाली शर्ट पहने आदमी पर रुकी जो अभी भी जमीन पर बैठा था। मैं इस आदमी को अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। खबरों ने उसकी पूरी कहानी बताई थी। जाओ दाहू, हाइचेंग का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रेडर। उसने सब कुछ मार्केट में लगा दिया था, अपना घर, अपनी गाड़ी, उसके पास जो आखिरी सिक्का था वह भी। असली टाइमलाइन में उसने सब कुछ खो दिया था। आज फिर उसने जहर पी लिया इसी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर, और यही उसकी कहानी का अंत था। अगर कोई बीच में नहीं आता तो ये आदमी आज रात तक नहीं रहेगा। मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। जब मैंने उन्हें खोला, घबराहट चली गई थी। मैं उसकी तरफ चला। 18 साल का शरीर, 32 साल का दिमाग और 40 मिनट, सब कुछ बदलने के लिए। दहू अभी भी अपनी जगह पर था। उसकी आंखें स्क्रीन पर गिरते हुए लाल नंबरों पर टिकी थी। अपना पैसा वापस बनाना चाहते हो? मैंने अपनी आवाज धीमी और पक्की रखी। उसके लिए मैं कोई नहीं था, सिर्फ एक टीनेजर था, एक डार्क स्वेटर में, एक बड़े आदमी के ऊपर खड़ा। उसने धीरे से अपना सर उठाया, यह न समझते हुए कि मैं वहां क्यों था।
फिर उसकी उलझन गुस्से में बदल गई। चले जाओ, वह गुस्से से बोला। मैं बिजी हूं। मैं हिला नहीं। उसके पीछे हाई होंग का चार्ट अभी भी गिर रहा था। उसने फिर से मेरी तरफ देखा, इस बार ज्यादा तेजी से, मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी पूरी पोजीशन एक स्टॉक में है, मैंने कहा। हाई होंग होल्डिंग्स। तुम फंसे हुए हो। 8 लाख, सब कुछ उसमें अटका हुआ है। क्या मैं गलत हूं? मैंने उसका चेहरा बदलते हुए देखा। किसी को भी वह नंबर पता नहीं होना चाहिए था। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि मेरे एआई ने उसके हाथ में सिकुड़ी हुई ट्रेडिंग स्लिप को पहले ही स्कैन कर लिया था। कागज का सिर्फ एक छोटा सा कोना दिख रहा था, लेकिन एआई ने सिर्फ उससे पूरी तस्वीर बना दी थी। मुझे उसकी पोजीशन की हर जानकारी थी, अपना मुंह खोलने से पहले ही। दहू खड़ा हो गया, आंखों में शक भरा था। तुम्हें यह कैसे पता चला? वह हिस्सा जरूरी नहीं है, मैंने कहा, और मैं बोर्ड की तरफ इशारा किया। 40 मिनट जब तक मार्केट बंद नहीं होता। हाई होंग अभी डेली लो पर अटका हुआ है। कोई उसके पास नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते कि कल भी ऐसा ही हो तो तुम्हारा एक ही रास्ता है। मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनूं? उसका चेहरा तन गया। एक बच्चा जिसने स्कूल भी पूरा नहीं किया, वह स्टॉक्स के बारे में क्या जानता है? हाथ बांधे हुए उसने मुझे घूरा। अभी भी एक भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने अपने होंठों का कोना हल्का सा ऊपर किया। मैं स्टॉक्स जानता हूं या नहीं, ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा। जरूरी कुछ और है। मैं और पास गया, अपनी आवाज धीमी करते हुए ताकि सिर्फ वह सुन सके। मेरे पास अंदर की खबर है। मैं उसके कान के पास झुका। $2.45 पर बड़ा पैसा आएगा, प्राइस उड़ जाएगी। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे हटा। इतना उसके सोचने के लिए काफी था। तुम्हारे पास कितना कैश बचा है? मैंने अपने फोन की तरफ देखते हुए पूछा। वह हिल गया था। मेरे बारे में कुछ ऐसा था जो उसकी उम्मीद से अलग था। मैं जानता था उसने क्या देखा, ऐसी आंखें जो एक टीनेजर के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी। हम उसकी जगह पर बैठ गए। हम दोनों स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। 50,000, उसने कहा। आवाज मुश्किल से निकल रही थी। वह मेरी बेटी की स्कूल की फीस का पैसा है। बेटी शब्द पर उसकी आवाज भर्रा गई। डर उसकी आंखों के पीछे बैठा था जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा। 50,000 काफी है, मैंने कहा। मैंने घड़ी देखी। 2:10। 35 मिनट बचे थे। सब कुछ हाई होंग में सबसे कम प्राइस पे लगा दो। अभी करो। डाउ डेस्क से पीछे हट गया। तुम पागल हो। नीचे हजारों सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और स्क्रीन पर बिल्कुल वही दिख रहा था, सिर्फ लाल रंग। हर जगह बेचने वाले थे। वह नकली ऑर्डर हैं, मैंने कहा, अपनी आवाज को साधा रखते हुए। बड़े खिलाड़ी उन्हें वहां रखते हैं लोगों को डराने के लिए जब वह चुपचाप खरीदते हैं। मैंने बिना चेहरे पर कोई बदलाव लाए यह कहा। झूठ था, लेकिन जरूरी था। सच्चाई ज्यादा आसान थी। एआई ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि आज क्या होगा। 2:45 पर वह सेल ऑर्डर गायब हो जाएंगे, मैंने उसे बताया। अभी खरीदो या अपना मौका खो दो। ज्यादा देर इंतजार किया तो प्राइस तुम्हारे बिना ही बढ़ जाएगी। वह चांदी अभी भी हिचकिचा रहा था। मुझे एक और धक्के की जरूरत थी। तुम पहले ही 8 लाख में से $5 लाख खो चुके हो। एक और $50,000 क्या है? लेकिन अगर मैं सही हूं तो मार्केट बंद होने से पहले तुम्हारा अकाउंट 20% बढ़ जाएगा। कल मार्केट खुलते ही बेच दो और तुम्हें आधा पैसा वापस मिल जाएगा, तुम्हारी मर्जी। दाव मुड़ा और बोर्ड को घूरने लगा। उसने सिर्फ हरा रंग देखा, और इस मार्केट में हरे रंग का मतलब नुकसान था। पसीना उसके चेहरे पर मोटी बूंदों में बह रहा था। मैं उसकी आंखों में देख सकता था, एक ऐसे आदमी की आखिरी लड़ाई जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ठीक है, उसने कहा, काउंटर की तरफ मुड़ते हुए। अगर मैं डूबता हूं तो पूरा डूब जाऊंगा। वह ट्रेडिंग डेस्क की तरफ भागा, दांत भींचे हुए, मुट्ठियां कसे हुए। मैंने उसे जाते हुए देखा, अपना चेहरा शांत रखते हुए। मेरी जेब में फोन एक मैसेज के साथ चमक रहा था। ट्रस्ट लेवल 85%, 34 मिनट मूव होने में। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। इस नई जिंदगी में पहला असली फायदा पैसा नहीं होगा, यह एक आदमी होगा जो मेरा एहसानमंद होगा। मिनट बीतते गए। हमारे आसपास पूरा हॉल गिरते हुए मार्केट को गाली दे रहा था, लेकिन डाहोय और मेरी आंखें सिर्फ एक नाम पर थी, हाई होंग होल्डिंग्स। हम ट्रेडिंग फ्लोर के बीच में इंतजार कर रहे थे, वह हाथ बांधे हुए, मैं अपने फोन के साथ। 2:40। स्टॉक अभी तक हिला नहीं था। दाहू का चेहरा पीला पड़ गया था। स्क्रीन पर अभी भी -9% दिख रहा था। हाई होम होल्डिंग्स डेली लो पर अटका हुआ था, कहीं भी एक भी खरीदने वाला नहीं था। बच्चे, उसने दांत पीसकर कहा, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? यह स्टॉक बिल्कुल भी नहीं हिला, उसने कहा, और पास आते हुए, चुप रहो, मैंने अपना सर घुमाए बिना कहा। बस देखो। 2:44। 1 मिनट बचा था। तब मैंने देखा, हाई होंग पर सेल ऑर्डर बढ़ना बंद हो गए थे। 2:45, 0 सेकंड। 3, 2, 1, बोर्ड चमक उठा। हाई होंग होल्डिंग्स प्लस 20%। सेल ऑर्डर की वह दीवार जो स्टॉक को नीचे दबाए हुए थी, पल भर में गायब हो गई। हॉल के उस पार लोग अपनी सीटन से खड़े हो गए। बाय ऑर्डर स्क्रीन पर एक लहर की तरह छा गए, हर प्राइस लेवल को तोड़ते हुए। एक औरत पास में अपने मॉनिटर पर रुक गई, उसका मुंह खुला रह गया। चार्ट की लाइन कुछ ही सेकंड्स में दिन के सबसे नीचे लेवल से सबसे ऊपर चली गई। पूरा हॉल पागल हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, इशारे कर रहे थे, एक दूसरे के कंधे पकड़ रहे थे।
मेरे फोन पर मुनाफा 9,000 से ऊपर निकल गया। बड़े बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की, हेयंग होल्डिंग्स ने दिन की सबसे ऊंची लिमिट छू ली थी। दाहू अपनी स्क्रीन को घूर रहा था, आंखें बड़ी किए हुए, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके अकाउंट में जो पैसे डूब गए थे वह बदल रहे थे, लाल से हरे हो रहे थे, एक एक लाइन करके। हाई होंग होल्डिंग्स, डेली लिमिट। वापसी पूरी हो चुकी थी। फोन पर मुनाफा $19,000 से ज्यादा हो गया। उसके $50,000 लगभग दुगने हो गए थे। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक। डाहू अपनी कुर्सी से इतनी तेजी से उठा कि कुर्सी उसके पीछे वाली दीवार से टकरा गई। हमारे आसपास दूसरे ट्रेडर्स गुस्से में अपनी डेस्क पर हाथ मार रहे थे क्योंकि वह सही वक्त पर खरीद नहीं पाए थे। दाहू इस शोर शराबे के बीच खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। वह काउंटर पर झुका, तेज सांसें ले रहा था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन इन सबके पीछे उसे सिर्फ सुकून मिल रहा था। फिर वह घूम गया और भीड़ में मुझे ढूंढने लगा। हॉल भरा हुआ था, हमारे बीच में सैकड़ों लोग थे। मैं अभी भी खंभे से टिका हुआ था, उसे ढूंढते हुए देख रहा था। मेरे लिए यह तो बस शुरुआत थी। दाओ हू ने मुझे ढूंढ लिया। वह इतनी तेजी से हॉल में से आया जैसे अभी घुटनों पर गिर जाएगा। वह मेरे बिल्कुल सामने रुक गया, ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई पवित्र चीज हूं। वह डेस्क पर झुका, मुझसे ऊंचा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। पूरा सम्मान। मैं आपको क्या बुलाऊं? उसने पूछा। पसीना अभी भी उसके चेहरे से बह रहा था। बस मुझे लिन फान बुलाओ, मैंने कहा। जो 50,000 मैंने अभी लगाए थे उन्होंने 10,000 बना दिए, उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। और वह शेयर्स जो मेरे पास पहले से थे, आज मुझे $1,00,000 से ज्यादा वापस मिल गए। वह और करीब झुका। मास्टर, कल क्या होगा? क्या मैं बेच दूं? कल खुलते ही ये 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मैंने कहा। सब कुछ बेच देना, एक भी शेयर मत छोड़ना। उसने तेजी से सर हिलाया, हर बात मानने को तैयार था। हमारे आसपास ट्रेडिंग हॉल शोर और लाल नंबर से गूंज रहा था, और उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसका हाथ झट से उसके बैग में गया। उसने नोटों का एक गट्ठा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। एक छोटा सा शुक्रिया मास्टर, दाहू ने कहा। कृपया इसे स्वीकार करें। मैंने टेबल के पार हाथ बढ़ाया और बिना हिचकिचाए 2,000 ले लिए। वह पैसे मेरे थे, मैंने कमाए थे, और 2008 में 2,000 एकदम सही शुरुआत थी। शुक्रिया क्रिस, मैंने कहा। मुझे अपना नंबर दो। मुझे जल्दी ही कुछ चीजों में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसने मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही हाँ कर दी। आपको जो भी चाहिए मास्टर, बस एक बार कहिए, मेरी जिंदगी आपकी है। उसने हल्का सा झुककर एक बिजनेस कार्ड बढ़ाया। डीफा बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग कंपनी जनरल मैनेजर, जाओगांग। तो यह उसका असली नाम था, बिल्डिंग मटेरियल्स। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। यूचू की फैमिली फैक्ट्री गिरने वाली थी क्योंकि उसकी बिल्डिंग मटेरियल्स की सप्लाई चेन टूट गई थी, और अब मेरे पास उस दुनिया में एक सीधा कॉन्टैक्ट था। मैं मुस्कुराया। मैं मुड़ा और बाहर निकलने की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे धकेले, धूप अंदर आ गई। मेरी जेब में 2,000 थे और एक प्लान पहले ही बन रहा था। लेकिन सबसे पहले मुझे तेजी से काम करना था, इससे पहले कि यूचू के पिता सब कुछ खो दें। हर दिन जरूरी था। घड़ी पहले ही चल रही थी। मुझे इस पैसे को कुछ बड़ा बनाना था, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। और 2008 में मौके हर जगह थे, अगर आपको पता हो कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। स्टॉक मार्केट ही इकलौते तरीका नहीं था। एक और जगह थी जहां मेरी स्किल्स जल्दी पैसे बना सकती थी। मैंने अपना फोन निकाला। एआई स्क्रीन पर रोशन हो गया। कमांड के लिए तैयार। मेरे लिए कुछ ढूंढो, मैंने कहा। अभी 2008 में। क्या कोई बड़ी टेक प्रॉब्लम या इनाम है? सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। नतीजे कुछ ही सेकंड्स में आ गए। आज रात 8 बजे जिनशान नाम की एक मशहूर एंटीवायरस कंपनी पर, उसके सर्वर्स पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। उसी वक्त पैंडा वायरस का एक नया वर्जन डार्क वेब पर तेजी से फैल रहा था, और एक हैकर फोरम पर कोई 50,000 युआन दे रहा था जो इसका ठीक करने का कोड लिख सके। मैं चलना रुक गया। 50,000। मेरा हाथ नीचे लटक गया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। छोटा इनाम, लेकिन वार्म अप के लिए काफी था। मैं सबसे नजदीकी इंटरनेट कैफे की तरफ चल पड़ा। 2008 की गर्मी शहर पर एक बोझ की तरह छाई हुई थी। सड़कें गर्मी से जल रही थीं और हवा में भी बेचैनी थी। जब तक मैं मुख्य सड़क तक पहुंचा, मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। मेरी जेब में 2,000 जरूरी लग रहे थे, लेकिन मैं बेहतर जानता था। जो एम्पायर मैं बनाने का प्लान कर रहा था, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बहुत ज्यादा चाहिए थे। मैंने एक लाल टैक्सी को रोका। ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे, सूफू रोड, मैंने ड्राइवर को बताया। हाइचिंग का सबसे बड़ा इंटरनेट कैफे, बिल्कुल वही जहां मुझे होना चाहिए था। खिड़की से मैंने नियॉन साइन देखा। यही वह जगह थी। मैंने भारी कांच के दरवाजे को धकेला और एक अलग दुनिया में कदम रखा। अंधेरी, शोर शराबे वाली और पुरानी स्क्रीन से भरी हुई। सैकड़ों मोटे बॉक्स जैसे मॉनिटर्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। 2008 सच में ऐसा ही दिखता था। मैं धुएं के हॉल से गुजरा, लोगों की कतारों के पास से जो अपने कीबोर्ड्स पर झुके हुए थे। कीज की आवाज, चिल्लाते हुए गेमर्स, इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू, ये सब हर तरफ से मुझ पर हावी हो रहा था। मैं फ्रंट डेस्क पर गया। पूरी रात के लिए, मैंने कहा।
काउंटर के पीछे वाली लड़की ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैंने काउंटर पर 20 युएन का नोट रखा। उसने अपनी गम चबाई, अपनी स्क्रीन पर कुछ टैप किया और बिना कुछ कहे मुझे एक कार्ड सरका दिया। मैंने कार्ड लिया और अंदर की तरफ और आगे बढ़ गया। धुएं के पार, शोर के पार, पीछे वाले कोने की तरफ जहां खराब मशीन रखी थी। हर स्क्रीन जिसके पास से मैं गुजरा वही चीज दिखा रही थी। शूटर्स या फैंटेसी गेम्स जिसमें छोटे कैरेक्टर्स गांव में दौड़ रहे थे। मैंने अपनी जगह सबसे आखिरी कोने में एक कतार में ढूंढी। ज्यादातर मशीन्स बंद थी, एक अभी भी चल रही थी। माउस धूल की मोटी परत के नीचे दबा हुआ था। लेफ्ट बटन मुश्किल से क्लिक हो रहा था। मैंने एक टिश्यू निकाला और उसे साफ किया। ये चल जाएगा। मैं बैठ गया और अपने हाथ कीबोर्ड पर रखे। एक चिकना चेहरा बगल से मेरी तरफ आया, बहुत करीब से मुस्कुराते हुए। मैंने अपना सर घुमाया और वहां वह था, डापिंग, सॉसेज चबाते हुए, गोल चेहरे वाला। चू दापिंग, हाई स्कूल के पूरे 3 साल मेरा सबसे करीबी दोस्त। मेरी दूसरी जिंदगी में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इस लड़के ने अपनी गाड़ी बेच दी थी सिर्फ मेरे हाथ में पैसे रखने के लिए। लेकिन अभी वह बस एक बच्चा था, 18 साल का, हेडफोन्स लगाए हुए, किसी ऑनलाइन गेम में खोया हुआ। उसने उस मासूम चेहरे से मेरी तरफ मुस्कुराया। कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं उसके कंधों पर। मैंने भी वापस मुस्कुराया। उसे ऐसे देखकर मुझे जितना लगा था उससे ज्यादा असर हुआ। उसकी स्क्रीन पर कोई फैंटेसी दुनिया दिख रही थी। गांव, बाजार, एक छोटा कैरेक्टर कच्ची सड़क पर दौड़ रहा था। तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। मैंने सोचा था तुमने कहा था कि इन दिनों तुम घर पर आराम करोगे। उसका हाथ अभी भी माउस पर था, आधा खेल रहा था, आधा ध्यान दे रहा था। उसने अपने हेडफोन्स गले में नीचे किए और मेरे जवाब का इंतजार किया। मैं कुछ जरूरी काम करने आया हूँ, मैंने कहा। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी लेकिन बताया नहीं। मेरी दूसरी जिंदगी की यादें एक पल के लिए उभर आईं। उसका वह गाड़ी की चाबियां पकड़ना, वह मासूम सी मुस्कान, लेकिन मैंने उन्हें वापस दबोच दिया। भावनाओं के लिए वक्त नहीं था। हर सेकंड पैसे के बराबर था। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ वापस मुड़ा। कोड की लाइनें मॉनिटर पर भर गईं जब मैंने ब्राउजर खोला और गहरी जांच की। मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थी। एक डार्क वेब एड्रेस टाइप कर रही थी जिसे दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग पहचान पाते। 2008 कंप्यूटर वायरसेस के लिए सबसे खराब सालों में से एक था और इसका मतलब था मौका। फोरम लोड हो गया। गीक हब। बिल्कुल ऊपर पैंडा वायरस की पोस्ट थी और इनाम अभी भी खुला था। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। यहीं से असली काम शुरू हुआ। मेरी उंगलियां चलती रही, पुरानी मशीन में लाइन दर लाइन टाइप करती रही। बाहर डिजिटल दुनिया में एक तूफान बन रहा था। देश की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनीज पर एक साथ हमला। मेरा 2024 का फोन मॉनिटर के बगल में डेस्क पर रखा था। उसकी स्क्रीन पर पहले ही एक नेटवर्क मैप दिख रहा था जो इस जमाने का कोई डिवाइस नहीं बना सकता था। मैंने उसे कुछ ही देर पहले अपनी जेब से निकाला था। कालो डिप्लॉय हो गया। फोन इस खराब कंप्यूटर से एक सिंगल केबल से जुड़ा हुआ था और यह पहले ही काम कर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया और अंधेरी स्क्रीन पर टैप किया। मैंने चुपचाप अपने दिमाग में कमांड दी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर मोड एक्टिवेट। इस मशीन का पूरा एक्सेस ले लो। एआई तुरंत कनेक्ट हो गया। 16 साल की भविष्य की टेक्नोलॉजी एक सिंगल केबल से 2008 के कंप्यूटर में जा रही थी। फोन की स्क्रीन से हल्की रोशनी निकली। डिस्प्ले पर एक मैसेज दिखा जो सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। होस्ट एक्सेस कंफर्म हो गया। नेटवर्क स्कैन हो रहा है। मैंने फोन को कीबोर्ड के सामने पकड़ा और उसे अपना काम करने दिया। फिर एक चेतावनी दिखी, लाल टेक्स्ट, काउंटडाउन टाइमर्स और ऊपर एक शब्द, अलर्ट। बहुत खतरनाक वर्म मिला। स्टॉर्म 1 का छिपा हुआ कोड मौजूद है। पूरा हमला 15 मिनट में। स्टॉर्म 1, इस नाम ने मुझे हैरान कर दिया। मेरी पिछली जिंदगी में यह वायरस जून 2008 में आया था और इसने अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर दिया था। इसने देश के हर इंटरनेट कैफे के तीसरे हिस्से को बंद कर दिया था। मशीन्स के पूरे कमरे सब एक साथ बंद हो गए थे। वायरस सीधा मैनेजमेंट सिस्टम पर गया, वही एक कमजोर पॉइंट जो हर कैफे में कॉमन था। उसके बाद इसने हर स्क्रीन को पॉपअप एड से भर दिया जब तक मशीन्स बेकार नहीं हो गईं। कैफे मालिकों ने रात भर में सब कुछ खो दिया और ज्यादातर ने कभी दोबारा नहीं खोला। मैं आज रात यहाँ कोड लिखने और इनाम लेने आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वायरस पहले से यहाँ होगा, इसी नेटवर्क के अंदर छिपा हुआ, फटने का इंतजार कर रहा होगा। मैंने अपने मॉनिटर पर घूमते हुए कोड को देखा और मेरे होंठ का कोना ऊपर उठा। फिर हॉल के दूसरे कोने से एक चीख सुनाई दी, ब्लू स्क्रीन। वह जिससे हर कंप्यूटर यूजर डरता है। सफेद टेक्स्ट, मशीन रुक गई, कुछ नहीं कर सकते। और आवाजें। पूरा मेन फ्लोर पागल हो रहा था। एडमंड एडमंड, सब कुछ क्रैश हो गया है। मैंने अपने कोने की तरफ देखा और खुद ही देखा। एक के बाद एक स्क्रीन सब नीली हो रही थी और मैं ये सब ऐसी शांति से देख रहा था जो शायद मुझे महसूस नहीं करनी चाहिए थी। यह कतारों में ऐसे फैल रहा था जैसे गिरते हुए टाइल्स, एक मशीन दूसरी को नीचे खींच रही थी। फिर नीली स्क्रीन्स काली हो गईं और एक खोपड़ी दिखी लाल टेक्स्ट के साथ, एक अनलॉक करने के लिए हर मशीन के 50 युआन। बिल्डिंग के हर मॉनिटर पर वही खोपड़ी और वही मांग दिख रही थी। एक हरा हुडी पहने लड़के ने अपना माउस इतनी जोर से पटका कि डेस्क टूट गई। उसके बगल वाला लड़का जमा हुआ बैठा था, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, अपनी बंद स्क्रीन को घूर रहा था। कैफे का मालिक पीछे के कमरे से तेजी से बाहर आया, एक मोटा आदमी हल्के नीले शर्ट में।
उसका चश्मा मुश्किल से टिका हुआ था। घबराओ मत, वह चिल्लाया, अपने हाथ पास के कीबोर्ड पर रखते हुए। मैं सर्वर को दोबारा चालू कर रहा हूँ, मुझे एक पल दो। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह कितना बेकार होगा। दोबारा चालू करने से कुछ नहीं बदला। वह लाल लॉक वापस आ गया। उसका बिलिंग कंप्यूटर भी लॉक हो गया था। उसका पूरा बिजनेस, हर मशीन, हर सिस्टम पूरी तरह से रुक गया था। अब उसकी आंखों में असली घबराहट दिख रही थी। 300 सीट वीकेंड की रात में पूरी भरी हुई थी और एक भी मशीन काम नहीं कर रही थी। वह लाल रोशनी वाले कमरे के बीच में खड़ा था और चिल्लाया। उसकी आवाज फट रही थी, जो भी इसे ठीक करेगा उसे पूरे 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट मिलेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन पकड़ा, एक पुराना नोकिया फोन, छोटी स्क्रीन वाला। उसने एक रिपेयर कंपनी को फोन लगाना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अपने कोने से मैं ये सब देख रहा था बिना हिले। मेरी स्क्रीन नीला दिखा रही थी जैसे सबकी दिखा रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक दिखावा था। अंदर से एआई का अभी भी पूरा कंट्रोल था। वायरस का सोर्स स्कैन करो, मैंने उसे कहा। मेरे लिए एक किल स्क्रिप्ट बनाओ, सबसे तेज, सबसे मुश्किल जो तुम बना सकते हो। फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। सेकंड्स में छोटी स्क्रीन पर कोड भरने लगा। कमांड कंफर्म हो गया, बन रहा है। प्रोग्रेस बार मेरी पलक झपकने से पहले ही पूरा हो गया। कोड की लाइनें स्क्रीन पर नीचे जा रही थी, घनी और सही। एआई ने एक ऐसा हथियार लिखा था जो साफ, तेज और 2008 में मौजूद किसी भी चीज से 10 साल आगे था। मैंने उसे स्क्रीन पर पढ़ा, एक भी लाइन बेकार नहीं थी। दापेंग मेरे बिल्कुल बगल में बैठा था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मैंने अपने हाथ कीबोर्ड पर रखे। मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अब एक सस्ते इंटरनेट कैफे में बैठा टीनेजर नहीं था। मैं वह आदमी था जो कभी नैस्डैक में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में खड़ा था। मैंने एंटर दबाया, नीली स्क्रीन गायब हो गई और उसकी जगह एक काली कमांड विंडो आ गई। मेरी उंगलियां कीज पर चल रही थी, एआई के कोड को सिस्टम में लाइन बाय लाइन डालते हुए। ताल पक्की थी, तेज थी, कंट्रोल में थी, बिल्कुल सही थी। हर की स्ट्रोक पुराने कीबोर्ड पर लगी एक तेज, ऊंची क्लिक की आवाज के साथ। डेपेंग आगे झुका। तुम कोड लिख सकते हो? उसने पूछा। वह इतनी गौर से देख रहा था कि सॉसेज उसके मुंह से सीधा गिर गया और उसकी पैंट पर आ गिरा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें स्क्रीन पर ही टिकी रहीं। विंडो के ऊपर प्रोग्राम का नाम चमक रहा था, किलस्टॉर्म। दापेंग ने कमांड को आगे बढ़ते हुए देखा, उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था। मैं असल में यह कर रहा था कि एआई के आउटपुट को ऐसे कोड में बदल रहा था जो 2008 की मशीन समझ सके। एआई ने हथियार बनाया, मेरा काम था उसे ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना जो उसके लिए तैयार नहीं थी। 5 मिनट बाद मैंने आखिरी कैरेक्टर टाइप किया, फिर जोर से एंटर दबाया और दापेंग मेरे बगल में उछल पड़ा। एक हरी प्रोग्रेस बार स्क्रीन पर भर गई। लोकल स्कैन पूरा हो गया, सभी मशीन्स को पैच भेजा जा रहा है। मेरी मशीन साफ थी, फिक्स पहले ही नेटवर्क में फैल रहा था। मेरी बगल वाली स्क्रीन अभी भी लाल खोपड़ी दिखा रही थी, अंधेरे में चमकती हुई। फिर वह झपकी और खोपड़ी गायब हो गई। उसकी जगह जाना पहचाना विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप लोड हो गया। नीला आसमान और हरी पहाड़ियां। एक एक करके लाइन में हर मॉनिटर दोबारा चालू हो गया। कमरे के दूसरे कोने में एक लड़का अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, मुस्कुराते हुए। तीसरी मशीन, चौथी, पांचवी। पूरा फ्लोर जाग रहा था। खोपड़ियां एक के बाद एक गायब हो रही थी। उनकी जगह वही नीले आसमान वाला डेस्कटॉप आ रहा था। मेरी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट पूरा हो गया, सभी मशीन्स पैच हो गई। पूरे कमरे में खुशी की आवाजें गूंज उठी। मेरा चल रहा है, मेरा भी। लोग हंस रहे थे, सुकून से अपने सर हिला रहे थे। बिल्डिंग की हर मशीन ऐसे ही नॉर्मल हो गई थी। बॉस ली फ्रंट डेस्क पर खड़ा था, अपने नोकिया को घूर रहा था। कॉल अभी तक लगा भी नहीं था। उसके बिलिंग सिस्टम पर एक हरा चेकमार्क दिख रहा था, पूरी तरह ठीक हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने गंजे सर को खुजलाया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उसने बड़बड़ाया। वह जवाब ढूंढते हुए घूमा। ये किसने ठीक किया? काउंटर के पीछे खड़ी लाल बालों वाली लड़की उसे वापस घूर रही थी, उतनी ही उलझी हुई। उसने कमरे के दूर वाले कोने की तरफ इशारा किया। सिग्नल वहां से आया था। बॉस ली ने उसकी उंगली का पीछा किया और पीछे की लाइन में एक टीनेजर को अकेला बैठा देखा, बिल्कुल बेफिक्र। मैं पहले ही कमांड विंडो बंद कर रहा था माउस के एक शांत क्लिक से। मेरी स्क्रीन पर अब जिनशन एंटीवायरस फोरम था। मेरी पोस्ट पहले ही लिखी हुई थी, कोड लगा हुआ था, एनालिसिस भी शामिल था। बॉस ली मेरी तरफ चलने लगा। वह कोई टेक एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वह भी समझ गया था इसका क्या मतलब है जब एक मशीन अंदर से पूरे नेटवर्क को ठीक करती है। वह तेज चला, लाइंस के बीच से होते हुए मेरे कोने की तरफ। मैं सब कुछ किल टूल पर अपलोड कर रहा था, फायरवॉल पैच के कोड को एक सिक्योरिटी बाउंटी बोर्ड पर डालने के लिए। अपलोड बार 62% पर था और बढ़ रहा था। पोस्ट का टाइटल सिंपल था, स्टॉर्म एक किल टूल और कोड एनालिसिस। इनाम 50,000 युआन। मेरे पीछे बॉस ली खड़ा था। उसका मुंह आधा खुला हुआ था, इतना हैरान कि एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। दापेंग मेरे पीछे खड़ा था, सांस रोके हुए, पूरी तरह से जम गया था। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं अभी अभी किसी स्पेसशिप से निकला हूं। तुम चुपके से कब हैकर बन गए? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। बॉस ली अभी भी मेरे पीछे खड़ा था।
बाकी सब फोरम देख लेगा, मैंने कहा। शहर के दूसरे कोने में एक चमकदार रोशनी वाले ऑफिस में एक सिस्टम कोड वेरिफिकेशन चला रहा था। 20% और बढ़ रहा था। दर्जनों इंजीनियर्स अपनी डेस्क्स पर बैठे थे, सर हाथों में लिए, उसी वायरस के खिलाफ वही लड़ाई हार रहे थे। एक इंटर्न ने फोरम पर कुछ देखा और चिल्लाया, किसी ने ऑनलाइन एक किल टूल पोस्ट किया है। फोरम पोस्ट पहले ही लाइव थी, पूरा डाउनलोड कोड लगा हुआ था, एक स्टार्ट बटन इंतजार कर रहा था। अपनी डेस्क पर बैठा टीम लीड बिना देखे ही उसे टाल दिया। अभी फोरम्स पर टाइम बर्बाद मत करो, ये शायद क्लिकबेट है, उसने कहा, या फिर वायरस का ही कोई नया रूप है। टेक डायरेक्टर ने अपना सर भी नहीं उठाया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थी जैसे वह घड़ी से लड़ रहा हो। बॉस प्लीज, इंटर्न ने फिर कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। किल टूल उसकी स्क्रीन पर पहले ही चल रहा था। 43%। ये कोड बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। टेक डायरेक्टर ने आखिरकार टाइपिंग बंद कर दी। उसने अपनी डेस्क से धक्का दिया और अपनी कुर्सी सीधी उधर घुमा दी। स्क्रीन पर एक नजर डालते ही उसकी आंखें तेज, फोकस्ड और लगभग डरे हुए दिख रही थी। कोड का स्ट्रक्चर साफ था, टाइट था और बिल्कुल बैलेंस्ड था। कमरे में हर इंजीनियर उसके पीछे इकट्ठा हो गया देखने के लिए। उन्होंने लगभग न के बराबर मेमोरी यूज की और इतनी तेज चल रहे थे जितना उनकी टीम ने एक हफ्ते में कुछ नहीं बनाया था। ये किसने लिखा? टीम लीड ने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी। ये देश के टॉप हैकर्स में से कोई होगा। इसे डाउनलोड करो, अभी हर मशीन पर भेजो। 3 मिनट बाद पैच पूरे नेटवर्क की मशीन्स पर भेजा जा रहा था। मेरी स्क्रीन पर वापस एक प्राइवेट मैसेज विंडो दिखी। जॉइंटन सिक्योरिटी सेंटर, उनका वेरीफाइड अकाउंट। दोस्त, तुम्हारा कोड परफेक्ट है, तुमने हमें असली टाइम दिलाया। मेरा फोन बजा। बैंक नोटिफिकेशन। 50,000 यूएन पहले ही मेरे अकाउंट में आ गए थे। मैसेज चलता रहा। बीजिंग आना चाहते हो? अपनी सैलरी बताओ। मैं मुस्कुराया और 2 शब्द टाइप किए, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैंने विंडो बंद कर दी। इनाम से 50,000, स्टॉक मार्केट से 2,000, मेरा शुरुआती पैसा तैयार था। मैं खड़ा हुआ और अपना फोन अनप्लग किया। मैं घूमा। बॉस ली काउंटर पर था, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे दूसरा सर उग गया हो। वह शायद पूरे टाइम वहीं खड़ा था। क्या आप मेरी इंटरनेट फीस माफ कर सकते हैं? मैंने पूछा। मैंने उसे अपनी सबसे दोस्ताना मुस्कान दी। बॉस ली अपने ही पैरों में उलझते उलझते बचा। फ्री, सब फ्री, कभी भी आओ। ड्रिंक्स भी मेरी तरफ से। वह अपने हाथ रगड़ रहा था मुस्कुराते हुए। अभी जो वायरस था वह तुमने कैसे टेर तेज सिस्टम में छेद था, मैंने कहा। मैंने तुम्हारा सर्वर पहले ही पैच कर दिया है, ऐसी चीज अब दोबारा अंदर नहीं आएगी। मैंने अपनी आवाज को सीधा रखा, जैसे वायरस ठीक करना मेरे जूते के फीते बांधने जैसा हो। बॉस ली ने अपना सर हिलाया। अगर वह पूरी रात चलता तो मेरे हजारों का नुकसान हो जाता। शुक्रिया। वह काउंटर के पीछे झुका, अभी भी खुश था। उसके हाथ में 1,000 यूएन का इंटरनेट कार्ड दिखा। मैंने अपना सर हिलाया। कार्ड रख लो। बस मेरे दोस्त डापेंग के लिए सबसे अच्छी मशीन्स बचाकर रखना जब वह आए। मेरे पीछे डापेंग जमीन पर गिर गया और मेरा पैर ऐसे पकड़ लिया जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। अब से तुम मेरे असली भाई हो, उसने कहा। इतना मुस्कुराया कि उसकी आंखें गायब हो गईं। मैंने उसे धक्का देकर हटा दिया। वह जमीन पर गिरा और वहीं बैठा रहा, घायल सा दिख रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया। रात के 10:30 बजे थे। कल तक देश की हर सिक्योरिटी कंपनी उस पोस्ट के पीछे वाले आदमी को ढूंढ रही होगी। मुझे शोहरत की परवाह नहीं थी, मेरे पास सोचने के लिए बड़ी चीजें थीं। रात की हवा ठंडी और साफ लगी जब मैं कैफे से बाहर निकला। मैंने अपने दिमाग में एआई से पूछा, शेन यूचू की अभी की जगह बताओ। जवाब सेकंड्स में आ गया। मेरा फोन सर्च रिजल्ट से रोशन हो गया। टारगेट शेन यूचू, हाइचेंग सेंट्रल हॉस्पिटल, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पिता को हार्ट अटैक के कारण एडमिट किया गया है। मेरे अंदर सब कुछ शांत हो गया। मेरी पिछली जिंदगी में यह बिल्कुल यही रात थी। गुंडे हॉस्पिटल आए थे पैसा मांगने। यूचू के पिता गिर गए थे और वह अकेली थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। जो आदमी आए थे वह बात करने नहीं आए थे, वह सब कुछ लेने आए थे। अपने पिता की सर्जरी का पैसा देने के लिए। उसने अपने ही खून से एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे। वह उस अमीर लड़के से भीख मांगने भी गई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह रात ही वह पल था जब उसके और मेरे लिए सब कुछ टूट गया था। इस बार नहीं। मैंने एक टैक्सी रोकी और खुद को पीछे की सीट पर फेंक दिया। ड्राइवर ने शीशे से मेरी तरफ देखा। सेंट्रल हॉस्पिटल, मैंने कहा। जितना तेज हो सके और तेज। मैं डबल पैसा दूंगा। टैक्सी आगे बढ़ी, उसके टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए। मैंने अपनी जेब में फोन पकड़ा हुआ था। वह 50,000 यूएन जो उस अकाउंट में थे सिर्फ पैसा नहीं था, यह पहला असली हथियार था जो मेरे पास इस दूसरी जिंदगी में था। बारिश और वाइपर्स के बीच अंधेरे में लाल हॉस्पिटल का क्रॉस दिखा। मैंने ड्राइवर पर पैसा फेंका और सीधा तूफान में दौड़ गया। ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर लगी और एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। मैं कांच के दरवाजों से अंदर घुसा, पूरा भीगा हुआ। जितना मैं पूरी रात तेज नहीं था, उससे भी ज्यादा तेज। हॉस्पिटल की लॉबी में केमिकल्स और गंदे कपड़ों की बू आ रही थी। मुझे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी। इस जगह का हर मोड़ मेरी याद में बसा हुआ था।
इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एरिया, बेड 302। मैंने कॉरिडोर में अपनी चाल धीमी की। अभी भी टपक रहा था। कॉरिडोर आगे तक फैला हुआ था, मरीजों और परेशान परिवारों से भरा हुआ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं बहुत देर से आया था। जब तक मैं पहुंचा, यूचू एक खाली हॉल के आखिरी में अकेली बैठी थी। उसकी गोद में खून से सना हुआ एक डेथ नोट था। उसकी आंखें पहले ही मुर्दा हो चुकी थी। वह याद मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैं मोड़ मुड़ा। वही कॉरिडोर, वही रात, लेकिन इस बार मैं देर से नहीं था। 5 या 6 आदमी काले टैंक टॉप पहने उसे इमरजेंसी रूम के बाहर घेर कर खड़े थे। आगे वाला आदमी गंजा था, भारी भरकम शरीर का, और उसकी दोनों बाहों पर टैटू थे। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन लटक रही थी और उसके चेहरे से लग रहा था कि अब उसका सब्र खत्म हो गया है। मैं दीवार के किनारे पर रुक गया और देखने लगा। तेरा बाप खत्म हो गया है, गंजे ने कहा। वो फैक्ट्री दे दो जो कर्ज चुकाती है। अभी कागज पर दस्तखत करो। दस्तखत करो और हम सर्जरी का खर्चा उठाएंगे, सीधा सौदा है। वरना आज रात कोई उस दरवाजे से अंदर नहीं जाएगा। और वह वहां थी, उन सबके बीच में, यूचू। वह इमरजेंसी रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी, अपनी बाहें फैलाकर उसे रोके हुए। गीले बाल उसके सफेद चेहरे पर चिपके हुए थे। वह किसी भी पल टूट कर गिरने वाली लग रही थी, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और अपनी जगह से हिली नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वह हिली नहीं थी, बाहें फैलाए हुए उसका पूरा शरीर हॉस्पिटल रूम के दरवाजे से चिपका हुआ था। यह एक हॉस्पिटल है, वह चिल्लाई। तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें कुछ मजबूत था। उसने अपना फोन ऊपर उठाया। 110 पर पहले ही डायल किया हुआ था। कॉल का टाइमर चल रहा था। गंजे आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। पुलिस को फोन किया क्या? कर्ज चुकाए जाते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है, पुलिस भी ये जानती है। यूचू अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अंदर जाओ और उस ऑक्सीजन की लाइन खींच दो, उसने अपने आदमियों से कहा। फिर देखते हैं वह कितनी जल्दी दस्तखत करती है। कुछ डॉक्टर और नर्स आगे बढ़े, इसे रोकना चाहते थे। उस गुंडे की एक नजर ने उन्हें वापस पीछे धकेल दिया। यूचू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह वहां अकेली खड़ी थी, और मैं जहां से देख रहा था वहां से उसे टूटते हुए महसूस कर रहा था। गंजे आदमी का हाथ उसकी कंधे की तरफ नीचे आया, और मैंने उसकी कलाई पकड़ ली उसके लगने से पहले। हॉस्पिटल में गड़बड़ कर रहे हो, मैंने कहा। ज्यादा समझदारी नहीं है। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। यूचू की आंखें खुल गईं। मैं उनके बीच खड़ा था। बारिश से अभी भी टपक रहा था। मैंने अपनी नजर आगे रखी, उसकी तरफ नहीं, उस आदमी की तरफ। मैंने अपनी आंखों में सारी सख्ती भर दी। वह मुझे जानती थी, लिनफैन। एक ही स्कूल के थे, अलग क्लास के। हमने आज रात से पहले कभी एक भी बात नहीं की थी। स्कूल में मैं बस वह शांत लड़का था जो हमेशा पहले नंबर पर आता था। हमारे परिवार कुछ गलियां दूर रहते थे, लेकिन हमारी दुनिया कभी मिली नहीं। हॉल में हर डॉक्टर और मरीज पीछे हट गए थे। मैं अकेला था जो आगे बढ़ा। वांग चांग के चेहरे पर हैरानी आधे सेकंड तक रही, उससे पहले कि गुस्सा हावी हो गया। उसने जोर से झटका दिया, अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरी पकड़ मजबूत थी। वह मुझसे दुगना बड़ा था और वह मुझे छुड़वा नहीं पाया। तुम कहाँ से आए हो, छोटे लफंगे? वह गुर्राया। बस हम दोनों लंबे शांत कॉरिडोर में खड़े थे। किसी लड़की के लिए हीरो बन रहे हो, उसने कहा। मरना चाहते हो क्या? उसने अपनी खाली मुट्ठी पीछे खींच ली। मैंने पलक भी नहीं झपकाया। मेरे दिमाग में एआई पहले ही चल रहा था। चेहरा स्कैन, पूरी खोज, सब कुछ एक साथ। मैंने अपना फोन निकाला। मुझे बस एक सेकंड चाहिए था। स्क्रीन पे एक मैच दिखा। टारगेट वांग चांग। उसका पूरा नाम, उसका गली का नाम, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने था। हाइचिंग में सूदखोरों के एक गैंग का छोटे लेवल का बॉस। और उसकी कमजोरी यह थी कि वह अपने बॉस के कलेक्शन से चुरा रहा था, अपने जुए के नुकसान को पूरा करने के लिए। जो कुछ मुझे चाहिए था 1 सेकंड में मिल गया। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और उसे हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैंने कहा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक टिश्यू निकाला। मैं मुड़ा और यूचू की तरफ बढ़ाया। अपना चेहरा पोंछो, तुम बीमार पड़ जाओगी। उसने बिना कुछ कहे ले लिया। मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं आसमान से गिरा हूं। वांग चांग का चेहरा बिगड़ गया। कोई उसे इग्नोर करके बच नहीं सकता। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया और वह कॉरिडोर में मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। मैं वापस मुड़ा और अपनी नजर वांग चांग पर गड़ा दी। मैंने उस नजर को बनाए रखा और छोड़ा नहीं। फिर मैं पास गया, इतना पास कि सिर्फ वह ही मुझे सुन सके। वांग चांग, चंगनन अंडरग्राउंड डैन, टेबल 13। तुमने 2 लाख हारे थे एक खराब हाथ पर। वह कंपनी का पैसा था। उसका पैर बीच कदम में ही रुक गया, जमीन पर गड़ गया। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने अभी अभी भूत देखा हो। मैंने उसकी नजर को पकड़े रखा और खामोशी को अपना काम करने दिया। तुमने अभी क्या कहा? वह हकलाया। मैंने अपने होंठ का कोना बस थोड़ा सा ऊपर उठाया और मैं धीरे से सीधा उसके कान में बोलता रहा। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा जैसे हम पुराने दोस्त हों। अगर ब्रदर लॉन्ग को पता चला कि तुमने वह ब्याज के पैसे लिए थे और उनसे अपनी जेब भर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन तक अपनी जगह पर रहोगे? ठंडा पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसकी मुट्ठी कसकर उसकी बगल में बंद हो गई। उसने यह सबसे छुपा रखा था, अपने गैंग से, अपनी बीवी से भी। तुम कौन हो? उसकी आवाज एक लड़के की तरह टूट गई। मैंने उसके जमे हुए कंधे पर थपकी दी।
मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। शेन फैमिली का कर्ज अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तुम आज रात जल्दी आ गए उनसे पैसे निकालने के लिए ताकि अपनी गड़बड़ को छुपा सको। उस बात ने उसके अंदर की आखिरी दीवार तोड़ दी। मैं पीछे हटा और अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि पूरा कॉरिडोर सुन सके। अभी भी यहीं हो? क्या मैं ब्रदर लॉन्ग को फ़ोन करके हेलो कहूँ? मेरे पास ब्रदर लॉन्ग का नंबर नहीं था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह आदमी कैसा दिखता है। लेकिन इतने बड़े राज पर बैठे आदमी को मौका लेने की हिम्मत नहीं होती। जब तुम्हारे पास सही जानकारी होती है तुम्हारे पास सब कुछ होता है। वांग चांग का चेहरा 2 सेकंड में 3 रंग बदल गया। वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि अगर इस लड़के के सच में कनेक्शन हुए तो क्या होगा। वह रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपने दांत पीसे जब तक मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। ठीक है, वह गुर्राया, मेरे पीछे यूचू की तरफ इशारा करते हुए। इस लड़की ने तुम्हें आज बचा लिया, लेकिन कर्ज वही रहेगा 3 दिन। अगर तुम तब भी नहीं चुका पाए मैं इस बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। उसके आदमी मुड़े और अपने सर नीचे किए हुए कॉरिडोर में चलने लगे। कॉरिडोर शांत हो गया और मेरे कंधे आखिरकार नीचे हो गए। अगर वांग चांग पहले चाकू निकालने और बाद में बात करने वाला होता तो मेरा एक ही प्लान था, यूचू को पकड़कर भागना। लेकिन एआई का डेटा बिल्कुल सही था और उसके अपने डर ने बाकी काम कर दिया। मैं उसकी तरफ मुड़ा। वह अभी भी उस टिश्यू को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी जैसे वही उसे खड़ा रखे हुए था। फिर वह टूट गई। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। शुक्रिया, लिनफान। मेरे सीने में कुछ अजीब सा हुआ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने खुद से कहा था कि मैं उस जैसी लड़की के लिए काबिल नहीं था। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं यहीं था। अब सब खत्म हो गया है। मैंने जितनी नर्म आवाज में कह सकता था कहा। वह ठंडी आवाज जो मैंने वांग चांग पर इस्तेमाल की थी वह चली गई थी। मैं उसके सामने उसे बनाए नहीं रख सकता था। लेकिन सर्जरी, उसने कहा, अभी भी रोते हुए। डॉक्टर ने मुझे बताया था। उसने बंद इमरजेंसी रूम के दरवाजों की तरफ देखा। अगर उन्होंने जल्दी ऑपरेशन नहीं किया। उसकी आवाज टूट गई उसके पूरा करने से पहले। कितने पैसे? मैंने पूछा। 50,000, उसने धीरे से कहा। सिर्फ पहली सर्जरी के 50,000 हैं। उसने अपना सर नीचे कर लिया। आंसू हॉस्पिटल के फर्श पर गिरे। हमने घर का सब कुछ बेच दिया, हमारी बचत फ्रीज हो गई है। मेरे हाथ ने जेब में फोन ढूंढा और स्क्रीन के पीछे अकाउंट में पड़े 50,000 UN। 50,000। मेरी उंगलियां जेब में फोन पर कस गईं। वहीं स्क्रीन पर 50,000 UN जो अभी आधे घंटे पहले ही कमाए थे। अगर मैंने आज रात वह बाउंटी नहीं ली होती तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। मैंने फोन निकाला और उसकी तरफ देखा। मुझे हॉस्पिटल का पेमेंट नंबर दो। मैंने फ़ोन आगे बढ़ाया, उसकी जवाब का इंतज़ार करते हुए। हॉस्पिटल का बिलिंग नंबर, मैंने कहा, या तुम्हारा बैंक कार्ड, कोई भी चलेगा। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई वजह ढूंढ रही थी कि इस पर भरोसा न करे। और बात नहीं, हर मिनट कीमती है। तभी उसकी आंखों में कुछ बदला। मैंने अपनी आवाज़ हल्की रखी। यह क्या? ये एक कर्ज है। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मेरे लिए काम करोगी इसे वापस चुकाने के लिए। सबसे ऊंचे बैंक रेट पर ब्याज। और तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। उसने जवाब नहीं दिया, बस वहीं बैठी रही। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो। 10 मिनट बाद हॉस्पिटल के कैशियर ने कार्ड लिया और पेमेंट कर दिया। बेड 302, सर्जरी टीम अभी जाओ। स्टाफ तेजी से काम करने लगा। सर्जरी की लाइट जल गई और कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। तभी यूचू के पैरों ने जवाब दे दिया और मैंने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह मुझसे सट गई और मुझे उसके बालों में अभी भी बारिश की खुशबू आ रही थी। उसने मेरी बांह पकड़ ली जब तक उसकी उंगलियां सफेद नहीं पड़ गईं। मैं तुम्हें वापस चुका दूंगी लिनफैन, मैं कसम खाती हूँ। उसके होंठ अभी भी कांप रहे थे जब उसने बात खत्म की। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे एक धीमी सी हाँ में गर्दन हिलाई। उसने मेरी नजर को पकड़े रखा और एक लंबे पल तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। मैं दीवार से टिक गया और खिड़की से बारिश को नीचे सरकते हुए देखा। 50,000 UN चले गए मेरे अकाउंट में आने से पहले ही, लेकिन मुझे अफसोस जैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पैसा अब बस एक नंबर था और कुछ चीजें कोई नंबर वापस नहीं ला सकता था। मैं खाली कॉरिडोर में अकेला खड़ा था और धीरे से एआई को बुलाया। दीवार पर घड़ी में 11:47 हो रहे थे। मैंने फोन को पास रखा और धीरे से कहा, मेरे लिए एक प्लान बनाओ। मैं जीरो से कैसे शुरू करूं? और उसे 3 दिन में 10 लाख में बदल दो। मैसेज पहले ही भेज दिया गया था। मुझे शेन फैमिली का कर्ज मिटाना था, उसका हर आखिरी पैसा। एआई ने सेकंड्स में जवाब दिया। रिंगटोन बिलिंग सिस्टम में जो कमी है उसका फायदा उठाओ। इसे सबसे पॉपुलर एसपी सर्विसेज के साथ मिलाओ। अनुमानित मुनाफा 2000%। 2000%, मीडियम रिस्क। मैं इस पर काम कर सकता था। मैं कॉरिडोर में चलने लगा, कांच के बाहर शहर को घूरते हुए। मेरे पीछे हाइचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल अंधेरे आसमान के नीचे शांत बैठा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मैं अभी शुरू ही हुआ था। सुबह के 2 बजे थे और मैं इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर पूरी रात वाली भीड़ पूरे जोरों पर थी। स्क्रीन्स चमक रहे थे, कीबोर्ड खड़खड़ा रहे थे। एक लड़की जिसके बाल लाल और बिखरे हुए थे काउंटर पर काम कर रही थी, जो बहुत बोर लग रही थी। जगह से पुराने नूडल सूप और एनर्जी ड्रिंक्स की बू आ रही थी, हमेशा की तरह। तुम आखिर आ गए, डापेंग ने काउंटर से आवाज दी। एक हाथ में चॉपस्टिक्स थे।
वह बार पर झुका हुआ था, कैशियर से बातें कर रहा था जो उसकी कहानियों पर यकीन नहीं कर रही थी। दापेंग मुस्कुराया। बॉस ली ने तुम्हारे लिए वीआईपी रूम बचाया है। असली सोफा, ठंडी हवा और पूरा एक केस कोला का। मैं सीधा पीछे गया, जिसे वीआईपी सेक्शन कहा जा रहा था। फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे एक छोटा कमरा, लेकिन इसमें वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। 2 कंप्यूटर अच्छी पावर वाले, एक लेदर सोफा और इतनी कोला जो 1 हफ्ते तक चल जाए। खेलना बंद करो, मैंने कहा। काम करने का टाइम है। मैंने डिब्बे में हाथ डाला और एक ठंडा कैन पकड़ा। कोला जल्दी से नीचे उतर गई और थकान को थोड़ा पीछे धकेल दिया। दापेंग ने मुझे देखकर पलक झपकाई। काम? सुबह के 2 बजे? मेरी उंगलियां पहले ही कीबोर्ड पर चल रही थीं। अब और छोटे काम नहीं। वह सोफा पर गिर गया और उसके वजन से पूरा सोफा आवाज करने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। मैंने फोन हमारे बीच डेस्क पर रख दिया, वह फोन जो फ्यूचर से था। 3 दिन में 1 मिलियन युआन कमाना चाहते हो? दापेंग को अपनी कोला का इतना तेज झटका लगा कि वह उसकी नाक से निकलने वाली थी। उसने 2 बार खांसा। क्या तुम पागल हो? बैंक लूटने के लिए भी प्लान चाहिए होता है। 3 दिन में 1 मिलियन? एसपी बिजनेस। उसने खांसना बंद कर दिया और बस मुझे घूरने लगा। डापेंग इंटरनेट कैफेज में रहता था, बिल्कुल वह जानता था एसपी का मतलब क्या है। 2008 मोबाइल सर्विसेज का वाइल्ड जमाना था। रिंगटोन डाउनलोड, मौसम के मैसेज, किस्मत के मैसेज, छोटे सर्विसेज जो बहुत पैसा बनाते थे। हम दोनों उस छोटे कमरे में बगल बगल बैठे थे, सिर्फ हमारी स्क्रीन्स की रोशनी थी। मेरे हाथ कीबोर्ड पे चल रहे थे जब मैं सब कुछ समझा रहा था। प्रॉब्लम यह है कि पूरा बिजनेस खतरनाक मिडलमैन चलाते हैं, उनमें से कुछ तो गैंग्स जैसे हैं। दापेंग ने अपना सर हिलाया। और फोन कंपनीज भी अब नजर रख रही हैं। पुराने स्कैम कोड्स अब उनके फिल्टर से निकल नहीं सकते, ने कहा। मैं मुस्कुराया। किसने कहा स्कैमिंग के बारे में? मैंने दूसरा कंप्यूटर ऑन किया। मेरी उंगलियां कीज पर ठीक से बैठ गईं, हल्के से। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोग सच में चाहते हैं, जिसके लिए वह खुशी से पैसे देंगे। मैं घूमा और सीधा उसकी तरफ देखा। तुम्हारा कजिन उरहू, वह क्या था, एक एसपी कंपनी में चैनल मैनेजर का काम करता है, सही कहा ना? और उसके पास मोबाइल बिलिंग कोड्स का एक्सेस है। मैंने उसे अपनी बात समझाई। डापेंग की आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने समझाया नहीं। उसे अभी फोन करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कहाँ है। उसे बताओ कि एक डील है जो उसके महीने के नंबर्स को 10 गुना बढ़ा देगी। दापेंग समझ नहीं पा रहा था कि मैं पागल हूं या सबसे 3 कदम आगे, लेकिन उसने अपनी फटी जीन्स से एक पुराना नोकिया निकाला और डायल करना शुरू कर दिया। जब वह अपने कजिन को बिस्तर से उठने के लिए मना रहा था, मैं पहले ही अगले स्टेप पर था। मैंने एआई फोन उठाया और उसे धीरे से ऑर्डर्स दिए। स्क्रीन पर टेक्स्ट भर गया। टारगेट प्लेटफॉर्म्स, सिम्बियन S60, J2ME और दूसरे फीचर्स। मेरे पीछे डेपेंग फोन पर पसीने से लथपथ था, अपने कजिन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। एआई बनाता रहा। कोर फीचर्स स्क्रीन पर एक एक लाइन करके दिखने लगे। कोड खुद ही इतनी तेजी से लिखने लगा जितना कोई प्रोग्रामर की टीम सोच भी नहीं सकती थी। एक मैसेजिंग ऐप जो हर फोन पर काम करता था, जिसमें मैसेजेस लगभग फ्री में भेजने के ट्रिक्स थे। मैं हॉल में कैफे गेमर्स से भरा हुआ था, जिन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस पीछे वाले कमरे में क्या बन रहा है। एआई ने अपने फ्यूचर डेटाबेस में से सब कुछ निकाला और 2008 के हार्डवेयर के हिसाब से दोबारा बनाया। मैंने प्रोग्रेस देखी और खुद को मुस्कुराने दिया। फोन चमक रहा था। होलोग्राफिक रोशनी स्क्रीन से निकल रही थी जब वह पूरी पावर पर चल रहा था। मॉडर्न कोड की हर लाइन को ऐसी चीज में बदला जा रहा था जो इस जमाने का एक सस्ता फोन चला सके। स्क्रीन से रोशनी निकल रही थी जब प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। 2008 में नोकिया का फोन मार्केट पर राज था। लोग अब भी छोटे कीज को 3 बार दबाते थे, सिर्फ एक लेटर टाइप करने के लिए, और हर एक टेक्स्ट के लिए पैसे देते थे। 3 प्लेटफॉर्म आइकॉन्स स्क्रीन पर दिखे। S60, J2ME, MTK, सब ग्रीन, सब रेडी। ऐप का नाम सोल लिंक था, एक मैसेजिंग टूल जो मुश्किल से 200 किलोबाइट्स का था, सब कुछ बदलने के लिए बनाया गया था। मेरी उंगलियां कीज पर तेजी से चल रही थीं। कोड लाइन बाय लाइन नहीं आ रहा था, वह पूरे ब्लॉक्स में स्क्रीन पर गिर रहा था। 3 मॉनिटर्स कोड से भर गए, सब कुछ सेकंड्स में बन गया। मैंने देखा एआई कैसे सिम्बियन की हर दीवार को तोड़ रहा था। सिस्टम लॉक्स, सिक्योरिटी लेयर्स सब क्रैक हो गए और साफ हो गए। दरवाजा खुला और सस्ती शराब की बू बूथ में भर गई। एरहू आ गया था। ये है वह जीनियस जिसके बारे में तुमने बताया था। मैंने उसकी शक्कर भरी आवाज सुन ली थी, उससे पहले कि मैं ऊपर देखता। मैंने जवाब देने की तकलीफ नहीं की, बस फोन ऊपर उठाया। तुम्हारा फोन S60 थर्ड वर्जन पर चलता है, सही कहा ना? एरहू ने पलक झपकाई, फिर धीरे से अपना नया नोकिया निकाला। ब्लूटूथ ऑन करो, मैंने उसे कहा। उसने तेवरी चढ़ाई लेकिन किया। फोन को अपनी ड्रिंक के बगल में टेबल पर रख दिया। फाइल सेकंड्स में चली गई। सोलिंक ने एक जार इंस्टॉल किया। इसे इंस्टॉल करो, फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी को भी चुनो और उन्हें मैसेज भेजो। हमारा होस्ट अपनी स्क्रीन को पतली आंखों से घूर रहा था। अगर इससे मुझे वायरस मिला तो कसम से मैं तुम दोनों को तोड़ दूंगा। मैं अपनी सीट पर पीछे हो गया और उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। ऐप उसके दोबारा कंप्लेन करने से पहले ही इंस्टॉल हो गया। एरहू ने उसे खोला और टाइप करने की कोशिश की, छोटे कीज पर सिर्फ 2 लेटर्स। उसका पूरा चेहरा बदल गया। ऐप ने पूरा सेंटेंस उसके खत्म करने से पहले ही बता दिया।
उसने दोबारा कोशिश की, इस बार कुछ रूड टाइप किया। प्रिडिक्शन ने बिल्कुल सही पकड़ा। वह खुद पर कंट्रोल न कर पाया और मुस्कुराया। ऊपर दाएं कोने में, मैंने कहा। क्रश टेस्ट बटन दबाओ। एरहू ने कंधे उचकाए और उसे टैप किया। एक पिंक स्क्रीन दिखी जिसमें तैरते हुए दिल थे। अपने क्रश का नंबर डालो और पता करो कि वह भी तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। मैं उसे कैफे में वापस लाया ताकि वह पूरा सिस्टम करीब से देख सके। जिस पल उसने डिटेल्स पढ़ी, उसकी आंखों के पीछे कुछ बदल गया। यह फीचर पागलपन है, एरहू ने कहा। तुमने ये लोगों के फीलिंग्स से खेलने के लिए बनाया है। बिना कुछ और कहे वह पहले ही एक लड़की का फोन नंबर क्रश टेस्ट में डाल रहा था। स्क्रीन पर आया। भेज दिया। देखना चाहते हो कि उसने खोला या नहीं? सिर्फ 2 युआन में वीआईपी अनलॉक करो। यस बटन चमकदार पिंक हो गया। एरहू को बिल्कुल पता था यह क्या था, एक बिलिंग ट्रैप। उसने इस बिजनेस में इतना काम किया था कि वह इसे पहचान गया। लेकिन जब उसने दोबारा मुझे देखा तो उसकी आंखों में शक गायब था। कुछ और उसकी जगह ले चुका था। मैं लगभग उसकी आंखों में सोने के सिक्के चमकते हुए देख सकता था। ये सिर्फ एक डेमो है। मुझे बिलिंग एक्सेस दो और मैं इसे आज रात लॉन्च कर दूंगा, 50-50 का हिस्सा। उसने अपने कैन से एक लंबा घूंट लिया और मुझे बच्चा कहा जैसे मैं उसके टाइम के लायक नहीं था। फिर उसने अपनी आंखें पतली की, बिजनेस मोड में आ गया। चैनल मेरा है, उसने कहा, अपने हाथ बांधते हुए। और कोड, मैं किसी को पैसे देकर उसे क्रैक करवा सकता हूँ। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया जो मोटे प्रोटेक्टेड कोड से भरी थी। ये हर 10 मिनट में खुद को बदलता है। मेरे बिना कोई इसे जिंदा नहीं रख सकता। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ घूमा। अगर तुम्हें डील नहीं चाहिए, मैं सीधा वोंगयांग के पास चला जाऊंगा। मुझे यकीन है उसे इसके बारे में सुनकर बहुत खुशी होगी। एरहू का चेहरा उस नाम को सुनते ही सख्त हो गया। मैं एक छोटी सी मुस्कान के साथ वापस बैठ गया और खामोशी को बाकी काम करने दिया। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक टीनेजर उसके साथ ऐसा कर रहा है। मैं टीनेजर नहीं था वहां जहां ये मैटर करता था। 7:40। अरहू आगे झुकने की कोशिश की। मैं 7। मुझे अब भी मोबाइल कंपनी में अपने कॉन्टैक्ट्स को खुश रखना है। मैं हिला नहीं। 50-50 और डेली पेमेंट्स। हर दोपहर कल का हिस्सा सीधा मेरे अकाउंट में जाएगा, एक पैसा भी कम नहीं। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ कंप्यूटर फैंस की आवाज थी। एरहू ने अपनी जांघ पर थपकी मारी। ठीक है, डील। अगर तुम सच में ये कर दिखाते हो तो मैं तुम्हें बॉस कहूंगा। उसने अपने जैकेट में हाथ डाला। एक छोटा यूएसबी ड्राइव उसकी उंगलियों से एक लाल धागे से लटक रहा था। मैंने उसे लिया। हर बड़े कैरियर का पूरा बिलिंग एक्सेस, सब एक छोटे स्टिक पर। अगली 6 घंटे गायब हो गए। डापेंग कोने में बैठा था। उंगलियां तेजी से चल रही थीं। हर फोरम और मैसेज बोर्ड पर एड्स पोस्ट कर रहा था जो उसे मिल सकते थे। प्रमोशनल कॉपी एआई से आई थी। हर हेडलाइन यंग लोगों को क्लिक करने के लिए बनाई गई थी। पता करो कौन तुम्हें पसंद करता है, वह सीक्रेट कन्फेशन टूल जो सब यूज कर रहे हैं। सुबह 7 बजे तक पोस्ट्स हर जगह लाइव हो चुके थे। जब डापेंग मार्केटिंग कर रहा था, मैं अब भी कोड में घुसा हुआ था। पेमेंट सिस्टम्स, बिलिंग कोड्स, कैरियर कनेक्शंस, मैंने उन सबको सोलिंक में जोड़ा। क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क सेटअप, बैकअप सर्वर्स, एक के बाद एक। मैंने बाहर से सर्वर स्पेस रिले के तौर पर लिया और हर कमजोर पॉइंट को कवर किया जो मुझे मिला। सूरज की पहली किरण गंदे पर्दों से अंदर आई। मेरी आंखें जल रही थीं। पूरी रात बिना आराम के उनमें लाल रेखाएं थीं। मैंने आखिरी की दबाई। स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट सोलिंक अब लाइव। डाउनलोड्स 0। वर्जन 1.0 ऑफिशियली दुनिया में आ गया था। दापेंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखों के नीचे इतने गहरे डार्क सर्कल्स थे जैसे वह पेंट किए गए हों। मैं डेस्क से पीछे हटा और इतना खिंचा कि मेरे कंधे में आवाज आई। फिर मैं खिड़की तक गया और नीचे सड़क पर देखा। नाश्ते की गाड़ियों से भाप निकल रही थी। यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स स्कूल जाते हुए तेजी से गुजर रहे थे। एक छोटी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आई। अब बस हमें इंतजार करना था। उस सुबह 10 बजे तक हाईचेंग फर्स्ट हाई में एग्जाम्स खत्म हो गए थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स घर चले गए थे, लेकिन कुछ अब भी क्लासरूम में घूम रहे थे। पिछली रो में जांग वे नाम का एक लड़का अपना फोन डेस्क के नीचे छुपाकर स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसके आगे बैठी लड़की घूमी। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जांग वे ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। उसने फोन उसकी तरफ झुकाया। अभी अभी एक फोरम पर मिला, ये कमाल का है। इसका नाम सोलिंक है। टाइपिंग बहुत तेज है और इसमें क्रश टेस्ट भी है। ये झूठ है, लड़की ने कहा, लेकिन वह पहले ही आगे झुक चुकी थी। उसने फोन उसके हाथों से ले लिया उससे पहले कि वह कुछ और कह पाता। 2 सर एक साथ, उनके बीच एक छोटी स्क्रीन, गर्म रोशनी क्लासरूम में भर रही थी। मैंने बगल वाली क्लास की ब्यूटी का नंबर डाला है, जांग वे ने धीरे से कहा। फोन ने मैच रिजल्ट दिखाया और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। मैंने 2 युआन दिए डिटेल्स चेक करने के लिए, उसने कहा। इसमें लिखा था कि उसके लंबे बाल हैं और उसे सफेद ड्रेसेस पसंद हैं। यह पक्का वही है। लड़की का दिल जोर से धड़का। उसने अपने हाथों में फोन को घूरा। धीरे से उसकी आंखें कमरे में एक शांत लड़के की तरफ गईं जो खिड़की के पास पड़ रहा था। उसके गाल गर्म हो गए और उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं इसे कैसे डाउनलोड करूं? उसने आम आवाज में पूछने की कोशिश की। ब्लूटूथ से, जांग वे ने कहा कि मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ। फाइल सिर्फ 200 किलोबाइट्स की थी।
वह उसके पलक झपकाने से पहले ही ट्रांसफर हो गई। उसने उसे खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। वही सीन पूरे शहर में एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल्स में चल रहा था। स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चे, यहाँ तक कि यंग ऑफिस वर्कर्स, सब अपनी स्क्रीन्स पर वह पिंक दिल देख रहे थे। 2008 में कोई ऐप स्टोर नहीं था। सॉफ्टवेयर ढूंढने और डाउनलोड करने की कोई एक जगह नहीं थी। ऐप्स पुराने तरीके से फैलते थे, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और फोन फोरम्स पर पॉपुलर पोस्ट से। फोन से फोन, आदमी से आदमी, डेस्क से डेस्क। शुरू में ग्रोथ धीमी थी, एक यूजर एक बार में। लेकिन जब यह बात फैलने लगी तो यह बात पक्की हो गई। और क्रश टेस्ट वह चीज थी जिसने सबको इससे जुड़े रहने पर मजबूर कर दिया। क्रश टेस्ट ने हर नौजवान को वहां छुआ जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता था। हर किसी का कोई सीक्रेट क्रश होता था, और अब उनके पास ये जानने का तरीका था कि क्या सामने वाले के दिल में भी वही बात है। भला इसको कौन मना कर सकता था। 2 युआन, जो एक कोला की कीमत थी, बस इतना ही खर्च आता था एक छोटे से हो। दोपहर। मैं ब्लैक ईगल के वीआईपी बूथ में वापस आ गया था। इंतजार कर रहा था। डैपिंग आखिरकार सो गया था। डेस्क पर मुंह के बल गिरा हुआ, पूरा लार टपका रहा था। मैं अपनी स्क्रीन पर लाइन ग्राफ देखता रहा। मेरे बगल में कोला की एक गर्म बोतल रखी थी। मैं उस कैन को इतनी देर से पकड़े हुए था कि वह नहाने के पानी जैसा लग रहा था। डैपिंग खर्राटे ले रहा था जबकि मेरी स्क्रीन पर नंबर्स बढ़ने लगे थे। ठीक दोपहर। लाइन सीधी ऊपर चली गई। 2000 यूजर्स, 5000, 8000, और अभी भी बढ़ रहे थे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। 3000 पेड ऑर्डर्स एक सुबह में, सिर्फ हाइचिंग से 6000 युआन से ज्यादा। जैसे ही हमारी पोस्ट हर फोरम के टॉप पर पहुंची, पूरे देश के शहरों से ट्रैफिक आने लगा। तभी डेस्क पर रखा स्पीकर एक तेज अलार्म के साथ बज उठा। डैपिंग झटके से जागा और काउच से सीधा फर्श पर गिर गया। वह मुझे घूरने लगा, अभी भी आधा सोया हुआ था। क्या हुआ? पुलिस नहीं, मैंने कहा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरे हाथ पहले ही कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। सर्वर सीपीयू 99%। अच्छा नहीं, डैशबोर्ड पर हर बार लाल हो गया था। जो सस्ता सर्वर हमने किराए पर लिया था वह इतने ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं था। वह पूरा जाम गया था, एक भी रिक्वेस्ट आगे नहीं जा रही थी। डैपिंग काउच पर बैठा कमरे के उस पार से मॉनिटर्स को घूर रहा था। फैन, हम क्या करें? उसने पूछा। अगर ये क्रैश हो गया तो सब लोग ऐप डिलीट कर देंगे। मेरे पास पहले ही एक प्लान था। स्वॉर्म मोड, मैंने कहा। इसे चालू करो। स्क्रीन ने कंफर्म किया कि वह पब्लिक नेटवर्क में खाली कंप्यूटर पावर ढूंढ रहा है। मैप पर कनेक्शन पॉइंट्स रोशन हो गए। पहले 100, फिर 1000 से ज्यादा मशीन्स। हर खाली मशीन जहां तक मैं पहुंच सकता था वह हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गई। उस सारे ट्रैफिक का बोझ बांटने लगी। पूरी तरह से लीगल नहीं था, लेकिन अभी नियम इंतजार कर सकते थे। एक लाल वार्निंग गायब हो गई। सीपीयू 30% पर आ गया। स्टेबल। हाइचिंग में, शहर के ऊपर एक कॉर्नर ऑफिस में, एयरफू की दोपहर बहुत अलग थी। उसकी एसपी कंपनी की रिपोर्ट्स डेस्क पर एक ढेर में पड़ी थी। उन्हें छुआ भी नहीं गया था। वह गर्मी में पसीने से भीगा हुआ था, अपने फोन पर कार्ड गेम हार रहा था। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक टेक वर्कर हाँफते हुए अंदर आया। बॉस, कुछ बड़ा हुआ है। एयरफू ने मुश्किल से ऊपर देखा। शांत हो जाओ। क्या है? टेक टेबल पर झुक गया, हाँफ रहा था। पेमेंट चैनल, रेवेन्यू पागल हो गया। उसने प्रिंटेड डेटा का एक मोटा ढेर डेस्क पर पटका। 4 घंटे में 20,000 पेमेंट रिक्वेस्ट्स, और अभी भी बढ़ रही हैं। ईयरफू इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी गिर गई। वह रिपोर्ट पर झुका, हर लाइन को देख रहा था। 20,000 ऑर्डर्स, 2 युआन हर एक के हिसाब से, 4 घंटे में 40,000 युआन। उसकी मुट्ठी उसकी बगल में कस गई। इस रफ्तार से एक पूरा दिन 240,000 लाएगा। एक महीने में 7 मिलियन से ज्यादा। जब ज्यादा लोग $2,000 महीने का कमाते थे तो यह नंबर नामुमकिन लग रहा था। एयरफू की आंखें भूखी सी हो गईं। वह खिड़की की तरफ घूमा, लेकिन उसका ध्यान उस 50-50 डील पर था जो उसने लिन फान के साथ साइन की थी। 7 मिलियन का आधा मतलब था एक हाई स्कूल के लड़के को हर महीने 3 मिलियन देना। चैनल उसका था, कंपनी उसकी थी। इतने पैसे किसी टीनेजर के साथ क्यों बांटें? एयरफू की आवाज धीमी हो गई और उसका चेहरा बिगड़कर बदसूरत हो गया। क्या तुम उसे सिस्टम से बाहर कर सकते हो? उसने टेक से पूछा। सारा पैसा हमारे पास रखो, बस पासवर्ड बदल दो। टेक के हाथ कीबोर्ड की तरफ बढ़े। हम उसे बता सकते हैं कि यह डेटा एरर था, टेक ने कहा, या फिर मोबाइल ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसने तुरंत टाइप नहीं किया। मैं यह कर सकता हूँ, टेक ने ध्यान से कहा। अगर मैं एक्सेस कोड बदल दूं तो उसकी ऐप यूजर से और पैसे नहीं ले पाएगी। सारा पैसा यहीं रहेगा। उसके चेहरे पे कुछ था जो बता रहा था कि वह जानता था यह गलत है, लेकिन कर दो, एयरफू चिल्लाया। अभी। पैसे ने उसके दिमाग पर पूरा कब्जा कर लिया था। एक बच्चा इसके बारे में क्या करेगा? उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे कुछ हजार दे दूंगा और वह गायब हो जाएगा। टेक ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी स्क्रीन की तरफ घूमा। दोपहर के 2 बजे। मैं अपनी डेस्क पर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था जब स्क्रीन पर रेवेन्यू काउंटर शांत हो गया। धीमा नहीं, 0। सब कुछ खत्म हो गया। डैपिंग का जबड़ा खुला रह गया। क्या सर्वर फिर से क्रैश हो गया? उसने पूछा। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, एक टिश्यू निकाला और धीरे से अपना मुंह पोंछा। मेरी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि मैं बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा था।
सर्वर ठीक है, मैंने कहा, और मेरे हाथ कीबोर्ड पर चलने लगे। किसी ने हमें काट दिया है। मैंने अपना फ़ोन उठाया। सिस्टम लॉग ने मुझे सब कुछ बता दिया। एरर 403, एक्सेस डिनाइड। एयरफू की एसपी कंपनी ने पासवर्ड बदल दिया था। डैपिंग का चेहरा लाल हो गया। वह कमीना, एयरफू, वह यह सब चुराने की कोशिश कर रहा है। वह इतना गुस्से में था कि उसने मेरी नूडल कप डेस्क से गिरा दी। मैं उसे ढूंढकर उसके दांत तोड़ दूंगा। डैपिंग चिल्लाया। बैठ जाओ, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ की ठंडक ने उसे रोक दिया। वह दरवाजे के पास जम गया। लेकिन फैन, ये तो हजारों युआन है। ये तो तुम्हारे पापा के लिए पैसा था, उसने कहा, और उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसकी आंखें लाल थीं और थकावट से नहीं। मैं जानता हूं, मैंने धीरे से कहा और खड़ा हो गया। मैंने खिड़की से नीचे सड़कों की तरफ देखा। दोपहर के बाद के आसमान के नीचे शहर सुनहरा चमक रहा था। लालच सबसे अच्छा जाल है, मैंने कहा, और एरफू ने अभी अभी पूरा का पूरा निगल लिया है। अगर उसने पहले मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मेरे पास उसे नीचे गिराने की कोई वजह नहीं होती। मैं वापस स्क्रीन की तरफ घूमा। लाल बिंदुओं से भरा एक नेटवर्क मैप पहले ही इंतजार कर रहा था। जब मैंने सोल लिंक बनाया था तो मैंने कोड के अंदर एक जाल छुपा दिया था, कुछ ऐसा जो कोई कभी नोटिस नहीं करेगा। एक लॉजिक बॉम्ब इतनी गहरी छुपी हुई थी कि एक अच्छा प्रोग्रामर भी उसे ढूंढ नहीं सकता था। ट्रिगर सिंपल था। अगर पेमेंट कनेक्शन 3 बार से ज्यादा फेल होता तो बॉम्ब फट जाता। मेरा फोन एक कंफर्मेशन मैसेज के साथ बजा। बॉम्ब पहले ही एक्टिव था। इसने एयरफू की कंपनी के हर बिजनेस चैनल को लॉक कर दिया, हर एक को। और इसने चाइना मोबाइल के मेन ऑफिस में सीधी एक गुमनाम रिपोर्ट भेज दी, 3 साल के सबूत के साथ कि उसकी कंपनी लोगों से गलत तरीके से पैसे ले रही थी। उसे मेरा पैसा चाहिए था, मैं उसका पूरा बिजनेस ले लूंगा। उसी पल एयरफू अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था, अपने आने वाले मिलियंस गिन रहा था। तभी बिल्डिंग की हर स्क्रीन एक साथ चमकी। दोनों मॉनिटर्स तेज लाल हो गए। क्रिटिकल सिस्टम एरर। एयरफू के ऑफिस की हर स्क्रीन पर वही चीज दिख रही थी, लाल वार्निंग, सिस्टम फेलियर, कोर डेटाबेस खत्म। तभी उसके डेस्क पर रखा लाल फोन बजने लगा। मोबाइल कंपनी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से सीधी लाइन। एयरफू ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है? हमें हजारों कंप्लेंट्स और सबूत मिले हैं कि तुम्हारी कंपनी लोगों से गलत तरीके से पैसे ले रही है। ये सीधा सरकारी कंप्लेंट ऑफिस में चला गया है। अगर तुम डूबना चाहते हो तो हमें अपने साथ मत घसीटो। लाइन कट गई और एयरफू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह फर्श पर गिर गया। उसका फोन जमीन पर फिसल गया। वह अपनी डेस्क के नीचे पड़ा रहा, ऊपर लाल स्क्रीन को घूर रहा था। यह खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। वह बच्चा शैतान है। 5 मिनट बाद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एयरफू का नाम था। मैंने उसे 2 बार बजने दिया, फिर उठाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। बॉस फैन प्लीज, एयरफू ने मिन्नतें की। मैं गलत था। ये सब रोको, उसने कहा, उसकी आवाज भर्रा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स पहले ही आ रहे हैं। अगर मैं जेल गया तो तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा। अब वह डर समझ गया था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे हो गया। तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे जब तुमने वह पासवर्ड बदला था। मैं बेवकूफ था, एयरफू ने कहा, और मुझे एक तेज थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। वह चम्मचे वह अपने ही चेहरे पर मार रहा था। मैं वहीं बैठा रहा और उसे थोड़ी देर और खुद को सजा देने दिया। हिस्सा 50-50 ही रहेगा, मैंने कहा। दूसरी तरफ एयरफू मुझे पहले ही 70-80% ऑफर कर रहा था। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। बस रिपोर्ट वापस ले लो, उसने मिन्नतें की। मैं तुम्हें जो चाहिए वह दूंगा। और सिस्टम अनलॉक कर दो प्लीज। पहले तुम मुझे 5 लाख कैश में लाओगे, मैंने कहा। 30 मिनट में इंटरनेट कैफे। अगर एक युआन भी कम हुआ तो तुम जेल में बैठकर इसके बारे में सोच सकते हो। मैं अभी करता हूँ, एयरफू चिल्लाया। मैं बैंक जा रहा हूँ। उसने फोन काटा और ऐसे भागा जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। मैंने अपना फोन नीचे रखा और डैपिंग की तरफ घूमा जो मुझे खुले जबड़े से घूर रहा था। एक बैग तैयार करो, मैंने कहा। मैं पीछे हो गया और खिड़की से बाहर देखा। शहर इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। आधे घंटे बाद एयरफू दरवाजे पर दिखा, चेहरा लाल, शर्ट पसीने से भीगी हुई, एक भारी काला बैग लिए हुए। मैं हिला नहीं। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसे होना ही नहीं चाहिए। उसने बिना कुछ कहे कैश डेस्क पर रख दिया। उसके जबड़े से पसीना टपक रहा था। डैपिंग की आंखें बड़ी हो गईं। वह लड़का ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना भूल गया हो। टेबल पर 50 गड्डियां 100 युआन के नोट की साफ कतारों में रखी थीं। मैंने गिनने की जहमत नहीं की। मैंने कोड की कुछ लाइंस टाइप की और एंटर दबाया। हो गया। सिस्टम वापस ऑनलाइन आ गया था। जो एयरफू नहीं जानता था वह यह था कि रिपोर्ट पहले ही भेज दी गई थी। एक हल्का वर्जन, बस जुर्माने के लिए काफी। मुझे अभी भी उसकी कंपनी चलानी थी। एयरफू को भेज देने के बाद मैं अपनी डेस्क पर रखे 5 लाख को घूर रहा था। आज की कमाई के साथ मैं कल तक $1 मिलियन तक पहुंच जाऊंगा। यू चूज फैमिली डेट चुकाने के लिए काफी। तभी मेरा फोन फिर से बजा। बेजिंग से एक अनजान नंबर। मैंने उठाया। क्या ये मिस्टर क्यू हैं, सोल लिंक के डेवलपर? उसकी आवाज तेज और पक्की थी, ऐसी जो कभी नहीं सुनने की उम्मीद नहीं करती। हम टीएक्स की इन्वेस्टमेंट टीम से हैं। आपके प्रोडक्ट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बेचने में दिलचस्पी है? मेरी आंखें पतली हो गईं। और अगर तुम मना करते हो, उसने आगे कहा, तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट को कल तक पूरे इंटरनेट से गायब कर सकते हैं।
फोन पर मेरी पकड़ कस गई। मैं मुस्कुराया तो ये पहले ही शुरू हो गया था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से ये साफ याद था। TX 2008 में कॉपी कैट्स का राजा। कोई भी छोटा प्रोडक्ट जो उनकी नज़र में आता था उसे वही दो ऑप्शन मिलते थे। उन्हें मुफ्त में बेच दो, या फिर देखो वह उसे कॉपी करते हैं और अपने करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाते हैं जब तक तुम खत्म ना हो जाओ। यही इस समय का नियम था और ज्यादातर लोग इससे लड़ नहीं सकते थे। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। सच कहूं तो मैं इसका इंतजार कर रहा था। करो, मैंने कहा, लेकिन आज रात से पहले अपनी फायरवॉल को ठीक कर लेना। मैंने फोन काट दिया, 5 लाख रुपए बैग में डाले और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। बड़ी कंपनी का क्या? डापेंग ने पूछा। मैंने कहा, उन्हें थोड़ी देर के लिए बहादुर महसूस करने दो। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। डापेंग मेरे पीछे था। धूप हम पर गर्म और तेज पड़ रही थी। बड़ी